मैं सचिन गौड़ आप सभी का एक बार पुनः अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। और उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंदर आज बच्चों हम डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं मॉक टेस्ट को। और इस मॉक टेस्ट के अंदर लगभग हम कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं? 30। यदि मैं बात करूं, आज मैं आप लोगों को कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा? लगभग 30 कराऊंगा। और हम लोगों ने मॉक टेस्ट की जो सीरीज चलाई है उसका ये 12वां चैप्टर होने वाला है। तो सभी बच्चों को सेशन के साथ लाइव लास्ट तक जुड़े रहना है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज का सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले प्रतिदिन की तरह अटेंडेंस होने वाली है। जिन बच्चों ने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है वो सभी जय हिंद लिखकर सबसे पहले अपनी अटेंडेंस देंगे। कल मैं ट्रैवल में था जिसके कारण लाइव क्लास नहीं हो पाई, लेकिन मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि इन फ्यूचरली एक्यूरेट 9 PM हम लोग लाइव आ जाएंगे। अब बच्चों हम बिना कुछ समय लगाए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सब बच्चों को पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाना है। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना कब की गई है? दोबारा से पढ़िएगा सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना कब की गई है? एक 1976-77 दिया गया है, एक 1978 और 79 दिया गया, 1980-81 दिया गया है, एक 1984 और 85 दिया गया है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कोई भी स्टूडेंट आज की क्लास में ऐसा ना हो जिसने अटेंडेंस ना दी हो जय हिंद लिखकर। और सभी बच्चों को आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो आंसर ना दे रहा हो। चलिए सभी बच्चे फास्टली रिप्लाई करेंगे। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1976-77, 1978, 1979। एक आपको दिया गया 80-81, एक दिया गया 84-85। चलिए सभी बच्चे फास्टली रिप्लाई करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सबमिट कराइएगा आंसर। अरे भाई तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। डी विकल्प बच्चों यहां पर गलत है, सी भी गलत है और बी भी आपका गलत है। 1976-77 के अंदर उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद की स्थापना कराई गई थी और इसका काम है गन्ने की नई प्रजातियों की रिसर्च करना। इसके मुख्यालय की भी बात कभी कभी की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर नामक सिटी में इसका मुख्यालय है। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े खास हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना कब की गई? 1976-77 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। चलिए सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। शाहजहां उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना 1976-77 में की गई थी। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। शेख फैजी किसके दरबार में रहता था? चलिए हम लोगों को बताना है शेख फैजी किसके दरबारी थे। एक विकल्प है बच्चों आपके पास बाबर, एक है हुमायूं, एक है अकबर और एक आपको दिया गया है शेरशाह। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। शेख फैजी किसके दरबार में रहता था? बाबर, हुमायूं, अकबर और शेरशाह। चलिए कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो आंसर सबमिट ना कराए। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ए विकल्प बच्चों बाबर यहां पर गलत है, बी हुमायूं भी आपका गलत है, डी शेरशाह भी आपका गलत है, अकबर यहां पर पूर्ण रूप से सही है। अगर हम फैजी की बात करते हैं तो ये किसके दरबार में बैठते थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि निम्नलिखित में से कौन से नवरत्न हैं। और इन्होंने अकबर के ऊपर उनकी जीवनी भी लिखी है, यानी कि ये एक इतिहासकार थे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध किससे है? चलिए आगे अगर हम थोड़ा सा बच्चों बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो कल्प योजना है इसका सही नाम है
आपको ठीक से ध्यान रख लेना है, थोड़ी सी टाइपिंग में त्रुटि है। ऑपरेशन कायाकल्प, ठीक वर्ड्स क्या है यहाँ पर, ऑपरेशन कायाकल्प। सभी को ध्यान रखना है, बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप लोगों ने पढ़ा है, वह भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चों क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन को एक बार पुनः इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में ये क्वेश्चन काफी खास होने वाला है। आपने ऑपरेशन ब्लैक वाला जो क्वेश्चन है, पुरानी शिक्षा नीति या ये भी कह सकते हो नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, अब फिलहाल नई शिक्षा नीति 2020 चल रही है, शिक्षा नीति 1986 के दौरान आप लोगों ने वो पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और भी आपका बनता है, ऑपरेशन कायाकल्प। इसकी शुरुआत 2020 से की जाती है यूपी में, और उत्तर प्रदेश के 1933 जो प्राइमरी स्कूल है, उन स्कूलों में 19 बिंदुओं पर विद्यालय का विकास करने का संकल्प रखा गया है। जैसे स्कूल में रैंप बनाना, हैंड वॉश यूनिट बनाना, दिव्यांग शौचालय बनाना, कुल मिलाकर विद्यालय में जितने भी कार्य हैं, लगभग 19 मेन कार्य हैं विद्यालय का विकास करने के लिए। तो उनके लिए उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया है, 2020 से चलाया गया था, और इसका लक्ष्य था 1933 प्राइमरी स्कूल को इंक्लूड करना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों हम ये कह सकते हैं कि डी विकल्प यहाँ पर गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है, प्राथमिक विद्यालयों से है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ए विकल्प पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में टोटल केंद्रीय कारागारों की जो संख्या है वो है कितनी है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी है। चलिए सभी बच्चों को पढ़ना है और तेजी के साथ आप अपने आंसर रिप्लाई करने हैं। एक विकल्प बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है 4, और एक विकल्प आपको दिया गया है 5, एक विकल्प दिया गया है 6, और एक विकल्प आपको दिया गया है 9। उत्तर प्रदेश में टोटल केंद्रीय कारागार कितने हैं, सेंट्रल जेल्स की संख्या यूपी में कितनी है। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड का आप लोगों के पास समय है, इसी के अंदर आप लोगों को रिप्लाई कर देना है। उत्तर प्रदेश में टोटल सेंट्रल जेल की संख्या कितनी है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। सभी बच्चों को चैट बॉक्स में जाना है और अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी सेंट्रल जेल्स हैं, इनकी संख्या आप लोगों को बतानी है। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं इससे संबंधित जानकारी की तरफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 6 तो आपकी सेंट्रल जेल हैं और 60 आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल हैं। जो जिला कारागार हैं उनकी संख्या कितनी है आपकी 60, और जो सेंट्रल जेल है उनकी संख्या कितनी है आपकी 6। अब जान लेते हैं 6 वह जेल कौन कौन सी है। एक आपकी है लखनऊ, एक आप लोगों की है आगरा, और एक आपकी है बरेली। बरेली के अंदर भी एक सेंट्रल जेल है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो फतेहगढ़ के अंदर है एक, तो 4 हो जाती हैं। एक आप लोगों की वाराणसी में है, और एक आपकी इलाहाबाद के पास में नैनी करके एक छोटी सी लोकल सिटी पड़ती है, वहाँ पर है। तो टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर 6 सेंट्रल जेल हैं, लखनऊ में, आगरा में, बरेली में, फतेहगढ़ में, वाराणसी में और नैनी में। अगर आपसे जिला कारागार पूछा जाता है स्टेट लेवल के किसी एग्जाम में, तो तब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 60 जिला कारागार हैं और 6 केंद्रीय कारागार हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों ए यहाँ पर गलत हो गया, बी भी आपका गलत हो जाता है, डी भी गलत हो जाता है। सही विकल्प आपका क्या होना है सी। सभी बच्चों को अच्छे से याद रख लेना है। लखनऊ, आगरा, बरेली, फतेहगढ़, वाराणसी, नैनी इलाहाबाद के पास में है, वहां पर आपकी टोटल 6 सेंट्रल जेल हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय उत्तर प्रदेश का कहां पर है। तेजी के साथ सभी बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहां पर है। एक विकल्प दिल्ली दिया गया है, मेरठ, लखनऊ और झांसी। हम लोगों के पास 4 विकल्प हैं।
उन 4 विकल्प से ही हम लोगों को सही राइट आंसर का चयन करना है और तेजी के साथ सभी बच्चे चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहां पर है? दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी। 4 विकल्प आप लोगों के पास मौजूद हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भारत में कहां पर है? दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पहला विकल्प बच्चों यहां पर आपको दिया गया है दिल्ली, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक सी लखनऊ, यह भी आपका गलत है। डी झांसी भी आपका गलत है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों उत्तर प्रदेश की मेरठ सिटी के अंदर इसको स्टेबल किया गया है। आगे बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है? कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, शॉर्ट में आप कह सकते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान, यह आपका 1960 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। आप लोगों को फिलहाल ये बताना है कि कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वह कहां पर है? आपके पास 4 विकल्प मौजूद है। एक बच्चों आपको दिया गया आगरा, एक दिया गया है बरेली, एक दिया गया है गोरखपुर और एक बच्चों यहां पर दिया गया है मेरठ। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय भारत में कहां पर है? आगरा, बरेली, गोरखपुर और मेरठ। आपके पास 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आप लोगों का समय खत्म हो चुका है और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। केंद्रीय हिंदी संस्थान की यदि हम बात करते हैं तो मेरठ यहां पर गलत विकल्प है, गोरखपुर भी गलत है और बरेली भी गलत है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय बच्चों कहां पर है? आगरा में, और इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1960 में की जाती है। ये दोनों ही बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेनी है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की। उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल वर्ड दिया गया है अवनालिका अपर्दन, तो अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटना, और अवनालिका अपर्दन का मतलब बच्चों में बता देता हूं, ऐसी मिट्टी जो बाढ़ की धारा के साथ बहकर चल देती है उसको हम अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। इससे प्रभावित उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? सर्वाधिक प्रभावित जनपद आपको यहाँ पर बताना है। आपके पास विकल्प है बच्चों, एक है मेरठ, एक है गोरखपुर, एक है इटावा, एक है फर्रुखाबाद। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर देने हैं। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मेरठ, गोरखपुर, इटावा, फर्रुखाबाद। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे। सभी बच्चों को अब अपने राइट आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। अब यहां पर बात करते हैं राइट विकल्प की हम। मेरठ यहां पर बिल्कुल गलत है, गोरखपुर भी आपका गलत है, फर्रुखाबाद भी गलत है, इटावा यहां पर पूर्ण रूप से सही है। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जनपद आपका इटावा है। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद कौन सा है जहां पर गांव में रहने वाले लोगों का परसेंटेज सर्वाधिक है? एक विकल्प आपके पास है इलाहाबाद, एक है बनारस, एक है हमीरपुर और डी विकल्प बच्चों यहां पर दिया गया है उन्नाव। तेजी के साथ सभी बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के ऐसे जनपद का नाम आप लोगों को बताना है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। एक विकल्प इलाहाबाद है, बनारस है, हमीरपुर है, उन्नाव है। इन 4 विकल्प से सही को चुनना है और फास्टली आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। चलिए चलिए सभी बच्चे फास्टली रिप्लाई करेंगे अपने आंसर। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को रिप्लाई कर देना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर ग्रामीण लोगों की जो संख्या है उसकी वैल्यू सबसे अधिक है? इलाहाबाद, बनारस, हमीरपुर, उन्नाव। संख्या के हिसाब से आप लोगों को बताना है। यहां पर बच्चों डी उन्नाव आपका गलत है, हमीरपुर भी गलत है, बनारस भी गलत है, इलाहाबाद में
इलाहाबाद में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, यही आपका राइट विकल्प हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। 1991 से 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो कितना घटा। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है, तब उसके बाद आप लोगों को रिप्लाई देना है। 1991 से 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान घटा है। कितने प्रतिशत वैल्यू घटी है जीडीपी के योगदान में? एक आपका है 5%, एक दिया गया है 15%, एक दिया गया है 25%, एक दिया गया है 35%। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 1991 से 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना घटा है? चलिए तेजी के साथ बताना है सभी बच्चों को। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पहला विकल्प बच्चों डिस्प्ले पर मौजूद है 5%, बी विकल्प है 15%, सी दिया गया है 25 और डी यहां पर दिया गया है 35। अब बच्चों मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी 25% भी गलत है, बी 15% भी यहां पर गलत विकल्प है, 5% यहां पर बिल्कुल सही वैल्यू है। और इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ लेना है। ऐसे जो इकोनॉमी के करंट के क्वेश्चन है वही आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन को जितना भी आप लोगों को समझाऊं उतना ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन पीसीएस में भी अनगिनत बार पूछा जा चुका है, और उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल एग्जाम में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ये सभी जगह पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी। 4 विकल्प मौजूद हैं, 1989, 1990, 1991 और 1992। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को विकल्प अपने पढ़ने हैं और अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में प्रत्येक बच्चे को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? चलिए 1989, 1990, 1991 और 1992। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जो बच्चे सेशन के साथ लेट जुड़े हैं सभी को एक बार जय हिंद लिखना है। उसके बाद आपको अपनी क्लास को लाइव कर लेना है। लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर में एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रीमियर वाला, उस पर क्लिक कर सब बच्चे एक साथ लाइव हो जाएंगे, और उसके बाद सभी को एक साथ रिप्लाई करने में सुविधा होगी, और यहीं से हम लोग साथ जुड़ जाएंगे। चलिए डी विकल्प बच्चों यहां पर आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी यहां पर गलत है। 1989 में उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। आप सभी को अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए सभी बच्चे ईमानदारी के साथ लास्ट तक क्लास के साथ बने रहेंगे। आज हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास आपकी मैं किसी समस्या के, ट्रैवलिंग समस्या के कारण नहीं ले पाया हूं, उसका लॉस आज हम कवर करने वाले हैं। आज के मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, तो आप लोग 30 क्वेश्चन तक कंटिन्यू क्लास के साथ बने रहेंगे। एक सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए कितने वाट सोलर पैनल लगाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल सोलर स्ट्रीट लाइट को सड़कों के किनारे लगाया जा रहा है, तो वह लगभग कितने वाट विद्युत खर्च करती है? एक विकल्प है आपके पास 60 वाट, एक है 65 वाट, एक है 74 वाट, एक आपको दिया गया है 100 वाट। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ पढ़ना है और आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। एक सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लगाया जाता है? 60 वाट, 65 वाट, 74 वाट और 100 वाट। आपके पास 4 विकल्प हैं और आप लोगों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। एक सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लगाया जाता है? एक है 60 वाट, एक है 65 वाट, एक है 74 वाट, एक यहां पर दिया गया है 100 वाट। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पहला विकल्प बच्चों यहां पर आपको दिया गया है 60 वाट, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक आपको दिया गया है 65 वाट, यह भी आपका गलत है,
और 100 वाट भी गलत है। एक सोलर स्ट्रीट लाइट के द्वारा 74 वाट को कंज्यूम किया जाता है। बहुत बार ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा, फिजिक्स में भी पूछा जाएगा, और अगर कहीं पर जनरल अवेयरनेस के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वहां भी आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। अति लोकप्रिय पत्रिका कल्याण कहां से प्रकाशित होती है? चलिए, भारत में एक बहुत लोकप्रिय पत्रिका है जिसका नाम है कल्याण। इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश से होता है, लेकिन आप लोगों को ये बताना है उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी से होता है। एक विकल्प यहाँ पर मौजूद है मथुरा, एक है ऋषिकेश, एक है गोरखपुर, एक है वाराणसी। चलिए तेजी के साथ सभी लोगों को बताना है कि भारत की लोकप्रिय पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कौन सी सिटी से होता है? मथुरा, ऋषिकेश, गोरखपुर और वाराणसी। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसके आंसर ना आए। सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं, तेजी के साथ सबमिट कराइएगा। कल्याण पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? मथुरा, ऋषिकेश, गोरखपुर और वाराणसी। चलिए आपका जो समय है 3 से 4 सेकंड का वह खत्म हो गया है। अब हम सही आंसर की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एक विकल्प आपके पास था मथुरा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। ऋषिकेश भी यहाँ पर गलत है और वाराणसी भी गलत है। उत्तर प्रदेश में कल्याण नामक जो पत्रिका है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान से प्रकाशित होती है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है यह एक धार्मिक मैगजीन है और इसको गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एका नामक किसान आंदोलन। एका नामक, ये बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का एक किसान आंदोलन है। एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों। एक है बालक राम, एक है राम सिंह, एक है जोहारमल, एक है मदारी पासी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को पढ़ना है। एका नामक किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में होता है और अंग्रेजों के ज़माने में होता है। कब होता है? ये 1920 में प्रारंभ होता है और 1921 में इस आंदोलन को रोक दिया जाता है। चलिए आपके पास कितने विकल्प हैं बच्चों? 4 हैं। एक है बालक राम, एक है राम सिंह, एक है जोहारमल, एक है मदारी पासी। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराने हैं। एका नामक किसान आंदोलन 1920-21 में चलाया जाता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय होता है। हरदोई, बहराइच और एक आपको तीसरा डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है, सीतापुर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में अंग्रेजों के ज़माने में 1920-21 के दौरान एक आंदोलन चलता है जिसका नाम था एका नामक आंदोलन। आप सभी को यहाँ पर बताना है कि यह आंदोलन किस व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे 3 से 4 सेकंड के अंदर। बालक राम, राम सिंह, जोहारमल और मदारी पासी। तो बच्चों यहाँ पर ए विकल्प आपका गलत है, राम सिंह भी आपका गलत है, जोहारमल भी गलत है। मदारी पासी एवं सहदेव नाम के 2 किसान थे। इन किसानों के द्वारा उत्तर प्रदेश में एका नामक आंदोलन चलाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। सभी बच्चों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, काफी डीपली इस क्वेश्चन को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम आपको बताना है। चलिए, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ। यदि हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद बताना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्रम दिया गया है, आपको ध्यान से पढ़ना है। एक विकल्प है आपके पास वाराणसी, बागपत, संत रविदास नगर, एक गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा। एक दिया गया है संत रविदास नगर, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। एक यहाँ पर बच्चों विकल्प मौजूद है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर। एक आपको दिया गया है बागपत। एक यहाँ पर है वाराणसी, एक है गौतम बुद्ध नगर, एक है बागपत और एक यहाँ पर दिया गया है संत रविदास नगर। इन चारों में कंपेयर करना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको घटते हुए क्रम में इन चारों जिलों को एडजस्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग जो विकल्प आपका सही होगा उसी को सही माना जाएगा। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा, यह आपको बताना है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या है, वो आप लोगों को चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। आप इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, 3 से 4 सेकंड। सबसे पहले आपको हिसाब लगाना होगा, उसके बाद आप लोगों को राइटली आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराना होगा। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में ही आप लोगों को अपने राइट विकल्प सबमिट कराने हैं। और बच्चों यहां हम देख लेते हैं राइट विकल्प को। यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से मुझे जो दिख रहा है वह आपका वाराणसी है। और उसके बाद यदि हम इनमें कंपेयर करते हैं तो दूसरा नंबर आपका गौतम बुद्ध नगर का आ जाता है। और फिर बात करते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से फिर तीसरी जो रैंक है वो आपकी आ जाती है बागपत की। और चौथी रैंक अब किसकी बचती है, आपकी संत रविदास नगर। तो बच्चों यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला तो आपका सही होने वाला ही नहीं है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है चौथी रैंक संत रविदास नगर की है, ये तो पूर्ण रूप से गलत है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर को पहले दिखाया गया है, जबकि पहली रैंक आपकी वाराणसी की है, ये भी आपका गलत है। ये आपका बिल्कुल सही होने वाला है, कारण ये है पहली रैंक आपकी वाराणसी की है, बिल्कुल सही है। इनमें कंपेयर करते हैं तो दूसरी रैंक आपकी गौतम बुद्ध नगर की है, ये भी आपका बिल्कुल सही दिखाया गया है। और तीसरी रैंक आपकी बागपत की है और चौथी रैंक आपकी संत रविदास नगर की है। तो पूर्ण रूप से सही विकल्प की यदि हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प डी हो जाता है। आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से घटते हुए अगर हम 4 डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, मैं टॉप 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिस्प्ले पर 4 दिए गए हैं उनको कंपेयर करते हैं तो वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और चौथा यहाँ पर बनता है आपका संत रविदास नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 डिस्प्ले पर आ चुका है। सभी बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ना है और आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को रिप्लाई कर देना है। चलिए पढ़ना है, उसके बाद चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, आज दोबारा आया है तो आप लोगों को पढ़ लेना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है। 4 विकल्प यहां पर मौजूद है, इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और कानपुर। चलिए चलिए तेजी के साथ आप लोगों को सबमिट कराना है आप अपना आंसर। सभी बच्चे 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क कहां पर स्थित है, इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क कहां पर स्थित है, इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और कानपुर। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। बच्चों यहां पर जो सही विकल्प है आपका इलाहाबाद, यहां पर आपका पूर्ण रूप से गलत है। लखनऊ भी आपका गलत है, कानपुर भी गलत है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक जो कार्य है वह गौतम बुद्ध नगर में होता है, यानी कि नोएडा के अंदर किया जा रहा है। चलिए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में। एक विकल्प है 2000, एक 2004, एक 2011 और एक विकल्प यहां पर मौजूद है 2012। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी, 2000, 2004, 2011 और 2012। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पूरे इंडिया के अंदर कब लागू की गई थी, 2000, 2004, 2011 और 2012। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बच्चों यहां पर आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। एक है 2012 जो कि पूर्ण रूप से गलत है, 2011 भी गलत है, 2004 भी गलत है। यहां पर सही विकल्प अगर हम बात करते हैं तो आपका ए विकल्प यानी कि 2000 सही है। सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है, कोई भी बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। आज स्पेशल 30 क्वेश्चन की ये क्लास होने वाली है। सुपर 30 के नाम से आज की क्लास को रखा गया है। कोई भी बालक क्लास को छोड़कर नहीं भागेगा। चलिए लास्ट तक क्लास के साथ बने रहिएगा। हाथरस एवं कानपुर परंपरागत जो संबंध है वो किस आधार पर है? कानपुर और हाथरस का जो रिलेशन है पुराना, तो वो किस आधार पर है? एक है रंगमंच से, एक है शास्त्रीय गायन से, एक है लोक नृत्य से, एक है कबड्डी से। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी लोगों को पढ़ना है और अपने आंसर सबमिट कराने हैं। हाथरस एवं कानपुर परंपरागत का जो संबंध है वो किससे है? रंगमंच से है, शास्त्रीय गायन से है, लोक नृत्य से है, कबड्डी से है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। हाथरस एवं कानपुर परंपरागत रूप से किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है? एक है रंगमंच से, एक है शास्त्रीय गायन से, और एक विकल्प यहां पर दिया गया लोक नृत्य से। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा 3 से 4 सेकंड में। चलिए सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की। बच्चों यहां पर ए विकल्प है रंगमंच, ये आपका गलत है। एक बी है शास्त्रीय गायन, ये भी आपका गलत है। एक डी कबड्डी के कारण, ये भी आपका गलत है। हाथरस और कानपुर का परंपरागत जो संबंध है वो किसके कारण है? लोक नृत्य के कारण है। तो आप सभी को ध्यान रख लेना है, यहाँ पर सी विकल्प ही आपका पूर्ण रूप से सही विकल्प है। चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और बहुत ही खास क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कितने पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक है? पूरे इंडिया के अंदर फुल फैसिलिटी वाले जो एनिमल हॉस्पिटल है उनकी संख्या कितनी है? एक विकल्प बच्चों यहाँ पर मौजूद है 3, एक है 5, एक है 7 और एक आपको डिस्प्ले पर दिया गया है 10। सभी को तेजी के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना है। आफ्टर दैट यू शुड बी रिप्लाई इन चैट बॉक्स। चलिए एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक हैं? पॉलीक्लिनिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन फुल फैसिलिटी वाले जहां पर पूर्ण रूप से अल्ट्रासाउंड की मशीन, टेस्टिंग के सारे उपकरण और जिनको पूर्ण रूप से राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, उनकी जो संख्या है वो कितनी है? एक है 3, 5, 7 और 10। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में कितने पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक है जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, फुल फैसिलिटी वाले हैं? 3, 5, 7, 10। चलिए अब हम बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। बच्चों यहां पर 10 बिल्कुल गलत है, 7 भी आपका गलत है, 5 भी गलत है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लेवल के, नेशनल लेवल के जो पशु चिकित्सालय हैं उनकी संख्या कितनी है? 3। तो आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। आज का 19वां क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहां पर है? चलिए एक आपको दिया गया है बहराइच, एक दिया गया है गोंडा, एक दिया गया है श्रावस्ती और एक दिया गया है वाराणसी। चलिए 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 तेजी के साथ सभी लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहां पर है? चलिए यूपी के अंदर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, वाराणसी। 4 विकल्प हैं, 4 ही आप लोगों के पास सेकंड है, उसी के अंदर आप लोगों को जो है आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पहला विकल्प आपको दिया गया है रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहां पर स्थापित है? एक पहला विकल्प है आपके पास बहराइच, ये आपका गलत है। एक डी विकल्प दिया गया है वाराणसी, यह भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक श्रावस्ती, यह भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। और बच्चों पूर्ण रूप से अगर हम सही विकल्प की बात करते हैं तो गोंडा आपका यहाँ पर सही विकल्प है। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश में गोंडा में है, गोंडा जनपद है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की। आज की जो क्लास है वो 20 क्वेश्चन के स्थान पर 30 क्वेश्चन की होने वाली है। कोई भी बच्चा सेशन को छोड़कर नहीं जाएगा और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि हो सके तो जिन बच्चों को इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियो की ज़रूरत है उन ज़रूरतमंद बच्चों तक इस वीडियो को आपको शेयर करना है। और बच्चों मैं आपसे बता देता हूं कि वीडियो को लाइव करने में
और इस प्रकार ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ी मेहनत लगती है। गर्मी के मौसम में जब आप लोग पंखा बंद कर 5 मिनट नहीं बैठ सकते, उस समय आपका टीचर अपने पर्सनल टाइम से 1 घंटा निकालकर आपके लिए लाइव क्लास करता है फैन बंद कर और 1 से 1.5 घंटा लेक्चर को बनाने में भी लगता है। तो आप लोग मेहनत को थोड़ा सा समझ सकते हो, उन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। कोई भी टीचर पढ़ाने वाला है उसको रेस्पेक्ट कीजिएगा और उसको सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं? चलिए, उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं? चलिए, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या आप लोगों को बतानी है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलता हूं, एक विकल्प है आपके पास बच्चों 16, एक है आपके पास 15, एक है 11 और एक है 12। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है? 16, 15, 11, 12। 4 विकल्प मौजूद हैं और तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों को रखा गया है? सभी बच्चों को तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। 3 से 4 सेकंड में आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए, सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। ए विकल्प आपको दिया गया है 16, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। बी विकल्प आपको दिया गया है 15, यह भी पूर्ण रूप से गलत है। और डी विकल्प आपको दिया गया है 12, ये भी बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहां पर यदि हम सही विकल्प की बात करते हैं तो 11 स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर खोले गए हैं। आपको अच्छे से इस चीज को ध्यान रख लेना है। चलिए, अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 की। 182 ईसा पूर्व युद्ध में यूनानी योद्धा मिनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? चलिए, यूनान से मिनांडर नाम का व्यक्ति भारत पर आक्रमण करता है 182 ईसा पूर्व, और उसके द्वारा यूपी के कौन से जनपद पर कब्जा किया जाता है? एक आपको दिया गया है आगरा, एक फतेहपुर, एक दिया गया है झांसी, एक आपको दिया गया है मथुरा। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को पढ़ना है। 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मिनांडर के द्वारा उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद पर कब्जा किया जाता है? आगरा, फतेहपुर, झांसी और मथुरा। 4 विकल्प हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई, सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पहला विकल्प यहां पर मौजूद है आगरा, जो कि पूर्ण रूप से बच्चों यहां पर गलत है। एक दिया गया फतेहपुर, ये भी आपका गलत है। एक सी झांसी, ये भी आपका गलत है। मथुरा यहां पर पूर्ण रूप से सही है। मिनांडर के द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद पर 182 ईसा पूर्व कब्जा किया गया था। वो बात अलग है कि मिनांडर भारत में आता है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 बार उसे हरा दिया जाता है। बाद में वो अपनी हार से परेशान होकर भारत में ही रहता है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है और उसके बाद उसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है। चलिए, वो बात और है कि वो इतिहास का क्वेश्चन है। बाकी जो मेन बात थी यहाँ पर फिलहाल यही थी कि मिनांडर के द्वारा उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद पर कब्जा किया जाता है। तब आपको बताना है मथुरा। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध हुआ, वह किन किन के बीच में लड़ा गया? सन यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि खानवा का युद्ध 1527 में होता है। वह किस किस के बीच में होता है? एक आपके पास विकल्प है बाबर मेदिनी राय, एक है बाबर राणा सांगा, एक है बाबर इब्राहिम लोदी, एक है बाबर हेमू। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को क्वेश्चन पढ़ना है और आप अपने आंसर तेजी के साथ आप लोगों को सबमिट करा देने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में खानवा नाम की एक जगह है आगरा के पास में। जब बाबर के द्वारा आगरा पर कब्जा कर लिया जाता है, आगरा को आज़ाद कराने के लिए खानवा का युद्ध होता है 1527 में। उसमें भी बाबर ही विजय रहता है, लेकिन आप लोगों को फिलहाल इतना बताना है कि यह युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। चलिए, 4 विकल्प हैं, 4 ही सेकंड है, आपको तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध जो है बाबर मेदिनी राय के बीच में नहीं लड़ा गया, ये आपका सही नहीं है, पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। बाबर
इब्राहिम लोदी के बीच में भी नहीं लड़ा जाता है, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। और बाबर हुमायूं के बीच में भी नहीं लड़ा जाता है, ये भी आपका पूर्ण रूप से सही है। बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में आगरा के पास में खानवा नाम के स्थान पर खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? क्वेश्चन रिपीटेड है, डायरेक्ट आपको ध्यान रख लेना है, बाबर एवं राणा सांगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? कालिंजर नाम की जो जगह है वो उत्तर प्रदेश के बांदा नामक डिस्ट्रिक्ट में है। कालिंजर का किला भी हुआ करता था उस जमाने में, आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का युद्ध किन किन के बीच में होता है, और आपको अवधि भी दी गई है 1202 और 1203, अवधि का भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का युद्ध किन किन के बीच में होता है? एक विकल्प आपके पास है मोहम्मद गोरी जयचंद, एक है मोहम्मद गोरी परमार्दी देव, एक आपके पास है कुतुबुद्दीन ऐबक परमार्दी देव, और एक है इल्तुतमिश जयसिंह। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आगामी परीक्षाओं के हिसाब से थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी बच्चों को अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट करा देने हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा जाता है? मोहम्मद गोरी जयचंद, मोहम्मद गोरी परमार्दी देव, कुतुबुद्दीन ऐबक परमार्दी देव, एक इल्तुतमिश जयसिंह। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पहला विकल्प यहां पर बच्चों दिया गया है मोहम्मद गोरी जयचंद, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक मोहम्मद गोरी परमार्दी देव, ये भी आपका गलत है। इल्तुतमिश जयसिंह, ये भी आपका गलत है। अगर बच्चों यहाँ पर हम सही विकल्प की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक परमार्दी देव यहाँ पर बच्चों आपका पूर्ण रूप से सही विकल्प हो जाता है। आगे बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्प्ले पर आ चुका है। कालिंजर के दुर्ग का घेरा शेर शाह ने कब किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शेर शाह के द्वारा जो कालिंजर का किला है उसका घेराव कब किया जाता है? एक है 1542, 1540, 1545 और 1548। चलिए सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रिप्लाई करना है। हुमायूं के दौर में शेर शाह सूरी नाम का एक अफगानी शासक भारत पर आक्रमण करता है और उसके द्वारा कालिंजर का जो किला है वो कौन से सन में घेरा जाता है? एक विकल्प है 1542, 1540, 1545 और 1548। आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलो पहला विकल्प यहां पर दिया गया है 1542, एक दिया गया है 1540, एक दिया गया है 1548। चलिए उत्तर प्रदेश में कालिंजर के दुर्ग का घेरा शेर शाह ने कब किया? एक आपको दिया गया है सही विकल्प 1545। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगामी मध्यकालीन भारत का जो इतिहास की सीरीज हम लोग चलाएंगे उसके अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फेस होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 की। शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जब शेर शाह सूरी के द्वारा 1545 में कालिंजर बांदा पर आक्रमण किया जाता है तो उस समय वहां के हिंदू शासक का नाम क्या था वो आप लोगों को बताना है। एक आपको विकल्प दिया गया है वीरभान, एक कीरत सिंह, एक पूर्णमल, एक दिया गया मालदेव। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं, आपको फास्टली रिप्लाई करना है। चलिए सभी बच्चे क्लास के साथ लास्ट तक बने रहेंगे। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। शेर शाह के द्वारा कालिंजर पर जब आक्रमण किया जाता है उस समय वहां का शासक कौन था? 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को रिप्लाई कर देना है। चलिए पहला विकल्प है आपके पास वीरभान, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। मालदेव डी विकल्प भी आपका गलत है। सी पूर्णमल भी गलत है। सही विकल्प बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? कीरत सिंह हो जाता है। शेर शाह सूरी ने जब कालिंजर पर आक्रमण करा तो उस समय वहां के हिंदू शासक का नाम क्या था? कीरत सिंह। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। औरंगजेब के द्वारा आगरा के किले पर कब कब्जा किया जाता है? चलिए औरंगजेब की बात की जा रही है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। औरंगजेब के द्वारा आगरा के किले पर कब कब्जा किया जाता है? एक विकल्प है 1 जनवरी 1658,
एक है 10 मार्च 1655, एक है 15 जून 1644, एक है आपका 8 जून 1658। औरंगजेब के द्वारा आगरा के किले पर कब कब्जा किया जाता है? 1 जनवरी 1658, 10 मार्च 1655, एक है 15 जून 1644, एक डी विकल्प दिया गया 8 जून 1658। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। औरंगजेब के द्वारा आगरा के किले पर कब अधिकार किया जाता है? 1 जनवरी 1658, 10 मार्च 1655, एक 15 जून 1644 और एक दिया गया 8 जून 1658। चलिए चलिए तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलो चलो बात करते हैं हम राइट विकल्प की। आपका समय लगभग कंप्लीट हो चुका है बच्चों। यहाँ पर ए विकल्प 1 जनवरी 1658 ये गलत है, 10 मार्च 1655 ये भी आपका गलत है, 15 जून 1644 यह भी आपका गलत है। औरंगजेब के द्वारा आगरा के किले पर 8 जून 1658 को कब्जा किया जाता है। यही बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेनी है। चलिए, औरंगजेब के द्वारा आगरा के किले पर 8 जून 1658 को कब्जा किया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। उत्तर प्रदेश में अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को अंग्रेजों द्वारा कब हटा दिया गया? जब अंग्रेजों के द्वारा बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है उसके बाद उत्तर प्रदेश में अवध के जो सूबेदार थे शुजाउद्दौला, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। तो आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों। एक है आपके पास 1754, एक है 1765, एक है 1774, एक है 1775। तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को अंग्रेजों के द्वारा कब हटाया जाता है? 1754, 1765, 1774 और एक डी विकल्प भी यहां पर दिया गया है 1775। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, पहले विकल्प की हम बात करते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प आपका गलत है। उसके बाद डी विकल्प की बात करते हैं तो यह भी गलत है और सी भी आपका गलत है। उसका रीज़न ये है कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों के द्वारा 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। बक्सर के युद्ध में भाग लेने के कारण शुजाउद्दौला को उनके पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि ये अंग्रेज गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। बक्सर के युद्ध में भारत की हार होती है और उस हार के बाद शुजाउद्दौला को उनके पद से हटा दिया जाता है 1765 में। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश में अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को अंग्रेजों के द्वारा उनके पद से कब हटा दिया जाता है? 1765 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अंग्रेज कर्नल फ्लेचर ने अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को पराजित करके किन 2 नगरों पर कब्जा किया था? चलो, बक्सर के युद्ध की ही बात चल रही है। यह भी अंग्रेज कर्नल फ्लेचर ने अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को उनके पद से हटाया, उनको पराजित करा और भारत के उत्तर प्रदेश के किन नगरों पर उनके द्वारा कब्जा किया गया था? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को हटाकर अंग्रेज कर्नल फ्लेचर के द्वारा किन 2 सिटी पर उत्तर प्रदेश की कब्जा किया गया था? एक विकल्प आपके पास है आगरा कानपुर, एक है बनारस इलाहाबाद, एक है मथुरा जौनपुर, एक है आपके पास गाजीपुर अलीगढ़। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी लोग अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। अंग्रेज कर्नल फ्लेचर ने अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को पराजित करके किन 2 नगरों पर कब्जा किया था? आगरा कानपुर, बनारस इलाहाबाद, मथुरा जौनपुर, गाजीपुर अलीगढ़। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। 3 से 4 सेकंड का समय है मैक्सिमम आपके पास, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पहला विकल्प मौजूद है डिस्प्ले पर आगरा कानपुर, ये बच्चों पूर्ण रूप से आपका गलत है। एक विकल्प है आपके पास गाजीपुर अलीगढ़, ये भी आपका गलत है। मथुरा जौनपुर भी गलत है। यहाँ पर यदि हम सही विकल्प की बात करते हैं तो कर्नल फ्लेचर के द्वारा अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला को हराकर अवध के अंदर आने वाले बनारस और इलाहाबाद नाम के दोनों शहरों पर कब्जा कर लिया जाता है। चलिए बात करते हैं आज के 30 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है
और कौन सी दिनांक से वह शुरुआत होती है, ये आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब होता है? 1857 की क्रांति मेरठ कब पहुंचती है, ये आप लोगों को बताना है। एक विकल्प है आपके पास 28 मई 1857, एक है 10 अप्रैल, एक है 17 जून और एक है 10 मई। तेजी के साथ बताना है 1857 की क्रांति कौन सी तारीख को मेरठ में पहुंचती है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी लोग अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 1857 की क्रांति मेरठ में कब पहुंचती है? 28 मई, 10 अप्रैल, 17 जून और एक डी विकल्प आपको दिया गया है 10 मई। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए भाई तेजी से आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में ही आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ होता है और यूपी में मेरठ के अंदर इस क्रांति का आगमन कब होता है? चलिए पहला विकल्प आपको दिया गया 28 मई, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक आपको दिया गया 10 अप्रैल, यह भी पूर्ण रूप से गलत है। 17 जून भी गलत है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर 1857 की क्रांति का आगमन कब होता है? 10 मई को, यही आपका सही विकल्प है। और बच्चों मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे 9 बजे रात्रि लाइव अवश्य आएं। ऐसे बच्चे जो नए हैं वो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। कोचिंग का भी सहयोग करें, हमारे चैनल का भी सहयोग करें। और ऐसे बच्चे जिन लोगों को इनसे रिलेटेड पीडीएफ या पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता है वो सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल साई कोचिंग लाइव के साथ भी जोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर हम लोग साई कोचिंग लाइव के नाम से जाने जाते हैं। वहीं पर आप लोगों को पहले सर्च कर लेना है, उसके बाद आपको फेसबुक से भी जुड़ जाना है, आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है और सभी बच्चों को साई कोचिंग लाइव के नाम से यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ जाना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।